मित्रों, भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। प्राचीन साहित्य में गुरुकुलों में रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के नाम मिलते हैं। ज्ञात होता है कि इतिहास के विभिन्न युगों में शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। छंदोग्य उपनिषद से पता चलता है कि उद्दालक आरुणि के पुत्र श्वेत केतु ने गुरुकुल में रहकर अध्ययन किया था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि कृष्ण तथा बलराम ने संदीपनी के आश्रम में रहकर अध्ययन किया था। ये सवाल कभी कभी आ जाता है कि कृष्ण और बलराम ने किस गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। रामायण में भारद्वाज तथा वाल्मीकि के गुरुकुलों का उल्लेख मिलता है। महाभारत से ज्ञात होता है कि कण्व तथा मार्कंडेय ऋषियों के आश्रमों में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे। मुनि दुर्वासा के आश्रम में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला के आचार्य चाणक्य के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीन इतिहास के प्रायः प्रत्येक युग में शिक्षा के लिए गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। वस्तुतः गुरुकुल उच्च अध्ययन के निमित्त होते थे। जातक कुलों से पता चलता है कि विद्यार्थी प्रायः 14-15 वर्ष की खड़ी आयु में गुरुकुलों में अध्ययन के निमित्त जाया करते थे। कभी कभी माता पिता अपने बालकों को यदि गुरुकुल उनके निवास स्थान में ही स्थित होते थे तो वहां रहने के लिए नहीं भेजते थे तथा अपने साथ ही रखते थे। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां अभिभावक अपने बालकों को समीप के शिक्षा केंद्र को छोड़कर दूरस्थ शिक्षा केंद्र में अध्ययन के निमित्त प्रेषित करते थे ताकि परिवार का आकर्षण उनके अध्ययन में बाधक न बन सके। प्राचीन भारत के 13 विश्वविद्यालय जहां पढ़ने आते थे दुनिया भर के छात्र। वैदिक काल से ही भारत में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए उस काल से ही गुरुकुल और आश्रमों के रूप में शिक्षा केंद्र खोले जाने लगे थे। वैदिक काल के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, भारत की शिक्षा पद्धति भी और ज्यादा पुष्पित पल्लवित होती गई। गुरुकुल और आश्रमों से शुरू हुआ शिक्षा का सफर उन्नत करते हुए विश्वविद्यालयों में तब्दील होता गया। पूरे भारत में प्राचीन काल में 13 बड़े विश्वविद्यालयों या शिक्षण केंद्रों की स्थापना हुई। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच भारत पूरे विश्व में शिक्षा का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र था। गणित, ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा विज्ञान के साथ ही अन्य विषयों की शिक्षा देने में भारतीय विश्वविद्यालयों का कोई सानी नहीं था। हालांकि आजकल अधिकतर लोग सिर्फ 2 ही प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे में जानते हैं। पहला नालंदा, दूसरा तक्षशिला। ये दोनों ही विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए आज भी सामान्यतः लोग इन्हीं के बारे में जानते हैं। लेकिन इनके अलावा भी 11 ऐसे विश्वविद्यालय थे जो उस समय शिक्षा के मंदिर थे। आइए आज जानते हैं कि प्राचीन विश्वविद्यालय और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें क्या। पहला, नालंदा विश्वविद्यालय। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के पटना शहर से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर में स्थित था। इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री वेनसांग और इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम 450 से 470 ईस्वी को प्राप्त है। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में
अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस विश्वविद्यालय को कोई 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही थी। सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 3 सामान्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठों के होने की संभावना है। मठ एक से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक आदि रखने के लिए खास जगह बनी हुई है। हर मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष और अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे व झीलें भी थी। नालंदा में सैकड़ों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था। इसमें लाखों पुस्तकें थी। दूसरा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 2700 साल पहले की गई थी। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,500 विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। इनमें से कई विद्यार्थी लगभग अलग अलग देशों से ताल्लुक रखते थे। वहाँ का अनुशासन बहुत कठोर था। राजाओं के लड़के भी यदि कोई गलती करते तो उन्हें पीटा जा सकता था। तक्षशिला राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का विश्वस्तरीय केंद्र था। वहाँ के एक शस्त्र विद्यालय में विभिन्न राज्यों के 103 राजकुमार पढ़ते थे। आयुर्वेद और विधि शास्त्र के इसमें विशेष विद्यालय थे। कौशल राज, प्रसेनजित, मल्ल सरदार बंधुल, लिच्छवी महाली, शल्यक, जीवक और लुटेरे अंगुली माल के अलावा चाणक्य और पाणिनि जैसे लोग इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। कुछ इतिहासकारों ने बताया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की तरह भव्य नहीं था। इसमें अलग अलग छोटे छोटे गुरुकुल होते थे। इन गुरुकुलों में व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विषयों के आचार्य विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के अंत तक यह विश्वविद्यालय भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक था। भारत के वर्तमान नक्शे के अनुसार यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर शहर के आसपास रहा होगा। कहा जाता है कि यह उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था। यहाँ 1000 विद्यार्थियों पर लगभग 100 शिक्षक थे। यह विश्वविद्यालय तंत्र शास्त्र की पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था। इस विषय का सबसे मशहूर विद्यार्थी अतीसा दीपंकरा था, जो कि बाद में तिब्बत जाकर बौद्ध हो गया। वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र गुजरात में स्थित था। 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगभग 600 साल इसकी प्रसिद्धि चरम पर थी। चाइनीज यात्री इत सिंह ने लिखा कि यह विश्वविद्यालय 7वीं शताब्दी में गुनामती और स्थिरमती नाम की विद्याओं का सबसे मुख्य केंद्र था। यह विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा के लिए भी जाना जाता था। यही कारण था कि इस शिक्षा केंद्र पर पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से विद्यार्थी आते थे। उदांतपुरी विश्वविद्यालय। उदांतपुरी विश्वविद्यालय मगध यानी वर्तमान बिहार में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजाओं ने की थी। 8वीं शताब्दी के अंत से 12वीं शताब्दी तक लगभग 400 सालों तक इसका विकास चरम पर था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 12,000 विद्यार्थी थे। सोमपुरा विश्वविद्यालय।
सोमपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना भी पाल वंश के राजाओं ने की। इसे सोमपुरा महाविहार के नाम से पुकारा जाता था। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच 400 साल तक यह विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था। यह भव्य विश्वविद्यालय लगभग 27 एकड़ में फैला था। उस समय पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाला सबसे अच्छा केंद्र था। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी पुष्पगिरी विश्वविद्यालय वर्तमान भारत के उड़ीसा में स्थित था। इसकी स्थापना 3री शताब्दी में कलिंग राजाओं ने की थी। अगले 800 साल तक यानी 11वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय का विकास अपने चरम पर था। इस विश्वविद्यालय का परिसर 3 पहाड़ों ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी पर फैला हुआ था। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बाद ये विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था। चाइनीज यात्री एक्जुआन जेंग ने इसे बौद्ध शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र माना। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि विश्वविद्यालय की स्थापना राजा अशोक ने करवाई थी। अन्य विश्वविद्यालय अदर यूनिवर्सिटी। प्राचीन भारत में इन विश्वविद्यालयों के अलावा जितने भी अन्य विश्वविद्यालय थे उनकी शिक्षा प्रणाली भी इन्हीं विश्वविद्यालयों से प्रभावित थी। इतिहास में मिले वर्णन के अनुसार शिक्षा और शिक्षा केंद्रों की स्थापना की सबसे ज्यादा बढ़ावा पाल वंश के शासकों ने दिया। जगद्दला पश्चिम बंगाल में पाल राजाओं के समय से भारत में अरबों के आने तक, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में 8वीं सदी से आधुनिक काल तक, कांचीपुरम तमिलनाडु में, माणिक्य कर्नाटक में, शारदा पीठ कश्मीर में। मित्रों, यह एक संक्षिप्त विवरण था भारतीय प्राचीन शिक्षा की स्थिति का, मुख्य केंद्रों का, उन्हें दिए जाने वाली शिक्षा का। इस भाग में दूसरा जो महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री समाहित किए जाने की आवश्यकता है वह वास्तव में दोस्तों एक छोटा सा पाठ्यक्रम इसमें शामिल है, विश्व धरोहर को भारत का योगदान। इसमें यूनेस्को ने भारत के 37 महत्वपूर्ण स्थलों को विश्व धरोहरों में शामिल किया है। उन स्थलों के नाम और किस वर्ष उन्हें शामिल किया गया वो इस प्रकार हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसमें कुल 195 सदस्य देश हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले आगरा किले को, जिसे लाल किला भी कहते हैं, 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अजंता की गुफाओं, जिसमें 30 गुफाएं हैं, 1983 में। एलोरा औरंगाबाद में 83 में। यमुना नदी के किनारे आगरा ताजमहल 1983 में। महाबलीपुरम के ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स को 1984 में। कोड़ार उड़ीसा, जिसे काला पगोडा भी कहते हैं, 1984 में। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाला गैंडा, 1985 में। इसे 2006 में टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया। 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। केवला देवी राष्ट्रीय पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान 1985 में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य आसाम 1985 में। गोवा चर्च और आश्रम 1986 में। 16वीं सदी में अकबर द्वारा बनाया गया फतेहपुर सीकरी 86 में। हम्पी के स्मारक समूह तुंगभद्रा नदी किनारे बना है 1986 में। खजुराहो 1986 में। एलिफेंटा की गुफाओं को, जो मुंबई में है, 87 में। महान चोल मंदिर 1987 में।
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 87